हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में हम बहुत सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स के बारे में बात कर लिए। हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में भी देखे। हम क्या एक्सपेंस अलाउड होगा, क्या डिसअलाउड होगा, ड्यू डेट पर पेमेंट करने पर अलाउड होगा, कैश में कितना अलाउड होगा, रिलेटिव्स के केस में क्या होगा, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। हमें आज का क्लास और आने वाला मेरे हिसाब से 3 और क्लासेस लगेंगे। हम पीजीबीपी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम यूनिट नंबर 3 में चलेंगे। मतलब आज का क्लास के बाद 3 क्लासेस और, टोटल आज से 4 क्लासेस, आज का मिलाकर 4 क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डीम्ड प्रॉफिट। डीम्ड प्रॉफिट का मतलब मान लिया जाएगा। डीम्ड करना का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, मान लिया जाएगा कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, भले प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन डीम्ड प्रॉफिट का मतलब है कि मान लिया जाएगा कि तुमने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, कौन से केसेस में? फर्स्ट, डिडक्शन अलाउड अर्लियर बट रिकवर्ड लेटर ऑन। कोई चीज का तुम डिडक्शन ले चुके हो, कोई चीज तुम्हारा खर्चा हुआ था या कोई प्रकार का पैसा कहीं पर तुम लगाए थे और वो पैसा डूब गया था और उसका डिडक्शन तुम ऑलरेडी ले लिए हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाकर वो पैसा तुम्हारा रिकवर हो जाता है, तो उस केस में तो मान लिया जाएगा कि वो जो रिकवर हुआ है पैसा, वो जो रिकवर हुआ है वो तुम्हारा प्रॉफिट है और उसको प्रॉफिट के साथ ऐड कर लिया जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा लॉस हुआ था या तुम जब खर्चा इंकर किए थे, तब तुमने रिडक्शन क्लेम किया था, और बाद में जब वहां से रिकवरी हो रहा है तो फिर उसको इनकम में भी लेना पड़ेगा। अगर पहले एक्सपेंस में क्लेम कर चुके हो तो अब जब पैसा रिटर्न आ रहा है तो उसको इनकम में भी क्लेम करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो कोई भी पैसा डिडक्शन जिसका तुम ले चुके हो और वो बाद में रिकवर हो रहा है तो वो पैसा को हम डीम्ड इनकम के अंदर में ऐड कर लेते हैं। बैलेंसिंग चार्ज, नॉर्मली ये डेप्रिसिएशन के केस में होता है बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज एक्चुअल में तुम्हें समझाऊं मैं एक एग्जांपल लेकर। बैलेंसिंग चार्ज बेसिकली क्या होता है, मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो मान लो एक एसेट था जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपए था। मैं इस पर 10% एसएलएम में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था या 20% क्लेम कर रहा था। एसएलएम के हिसाब से 20% क्लेम कर रहा था। तो ईयर नंबर 1 में मैं 20,000 क्लेम किया, ईयर 2 में मैं और 20,000 क्लेम किया, ईयर 3 में मैं और 20,000 क्लेम। लेकिन डेप्रिसिएशन होना कितना चाहिए था? एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में होना चाहिए था। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन कुछ और आ रहा था, तो इन दोनों में डिफरेंस है। मैंने क्लेम किया ये होना चाहिए ये, तो इसका जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। तो अगर कोई बैलेंसिंग चार्ज का पैसा है जिसका तुम एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिए हो, तो अभी अगर वो पैसा है, अगर वो उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस को एज अ बैलेंसिंग चार्ज हम इनकम में ऐड कर लेंगे। बेसिकली ये होता है डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। डिफरेंस बिटवीन एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां पर फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और डब्ल्यूडीवी मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड जहां पर रिड्यूसिंग के हिसाब से चार्ज होता है। ठीक है, तीसरा, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कोई एसेट को तुम साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे, और हम बात की थी साइंटिफिक रिसर्च के केस में सेक्शन 35 था, और 35 एडी के केस में 35 एडी एक सेक्शन था ना। इन दोनों ही केस में अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वो एसेट को हम फुल्ली कैपिटलाइज, फुल्ली हम क्या करते हैं, डिडक्शन में ले लेते हैं। वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों अलाउड होता है। तो मान लो मैं एक लैपटॉप खरीदा था साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने के लिए, लैपटॉप का प्राइस था 1 लाख रुपए। अब वो लैपटॉप क्या हुआ, बाद में 2 साल बाद ले जाकर मैं उस लैपटॉप को बेच दिया, क्योंकि जब मैं लैपटॉप खरीदा था 1 लाख, उस साल तो पूरा 1 लाख का डिडक्शन ले लिया था। अगर मेरा कोई नॉर्मल बिजनेस होता तो उसमें तो मैं डिडक्शन नहीं लेता, उसमें मैं बैलेंस शीट में ले जाता, फिक्स्ड एसेट में लिखता लैपटॉप, और हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहता। जस्ट बिकॉज ये एक साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस है या फिर 35 एडी का बिजनेस है। इस केस में क्या हो रहा है कि जब मैं एसेट को खरीद रहा हूं तो मैं उसी साल पूरा पूरा का पूरा डिडक्शन ले रहा हूं। तो जब मैं बेचूंगा तो कुछ पैसा आएगा। मान लो ये लैपटॉप पुराना हो गया, मैं बेच दिया 40,000 रुपए में, तो जब ये 40,000 मुझे मिला तो ये मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाए, क्योंकि जब मैं खरीदा था तो मैं पूरा 1 लाख का डिडक्शन ले लिया था। अब जब बेच रहा हूं तो 40,000 आ रहा है, तो वहां पर ये 40,000 पूरा मेरा प्रॉफिट ऑन सेल में ऐड हो जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट के अंदर में ऐड हो जाएगा। और आखिरी, बैड डेट्स।
अलाउड अर्लियर बट रिकवर्ड लेटर ऑन। तुम किसी को उधार दिए थे, वो पैसा डूब गया था। जब बैड डेट होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे डिडक्शन में हम क्लेम कर लेते हैं, हम बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग बैड डेट के नाम पर एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं। मान लो मिस्टर ए को मैं पैसा दिया था 1 लाख रुपए, वो उधार मेरे से सामान लिया होगा, मुझे उससे 1 लाख रुपए लेना था, लेकिन वो पैसा डूब गया। वो डूब गया तो वो 1 लाख रुपए में क्या किया, एज बैड डेट एक्सपेंस क्लेम कर लिया। लेकिन लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर मैं उसके घर बार बार जा जाकर उससे 40-50 हजार रुपए रिकवर कर लिया। तो ये जो 40-50 हजार रिकवर किया, ये पैसा मेरे प्रॉफिट पर ऐड हो जाएगा। जस्ट बिकॉज बैड डेट जब हुआ था तब मैंने उसका डिडक्शन ले लिया था, तो अब जब रिकवर हो रहा है तो अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, अगर पहले भी डिडक्शन नहीं लिया होता तो आज जब रिकवर होता तो वो ऐड नहीं होता, लेकिन पहले मैं डिडक्शन ले चुका हूं, तो इस वजह से अब जब रिकवर हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 4 प्रकार का डीम्ड प्रॉफिट है। मैं सिर्फ हेडिंग दिया हूं तुमको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है डीम्ड प्रॉफिट के बारे में लिखना। तो ये चारों हेडिंग लिखकर सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन तुम लिख सकते हो, या मैं जो एग्जाम्पल दिया क्लास में वो एग्जाम्पल्स को भी तुम यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसका रूल है ना। ऐसा तो नहीं कि वो डिपार्टमेंट बोलता है कि तुम अपना डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, और डॉक्यूमेंट्स में तुम क्या मेंटेन कर रहे हो, कुछ मेंटेन नहीं करो। एक तो कागज मेंटेन है जिसमें खाली लिख रहे हो कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, कौन से केस में करना पड़ेगा, कौन से केस में नहीं करना पड़ेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस। कुछ सर्टेन पर्सन के लिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसका रूल है। सेक्शन नंबर है 44AA। 44AA के अंदर में लिखा गया। आओ पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी, हु नीड्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसको मेंटेन करना है? सबसे पहला प्रोफेशन के केस में, बिजनेस के केस में अलग है, प्रोफेशन के केस में अलग है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों को क्या क्या करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, पहले देखते हैं। व्हेन पर्सन कैरिंग ऑन फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। पहला, जब उनका ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, जब साल में उनका रेवेन्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, किसी भी प्रीवियस 3 ईयर्स में, कोई भी पिछला 3 साल में अगर 2.5 लाख से ज्यादा का उनका रेवेन्यू हुआ है तो वो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर इन केस ऑफ न्यू प्रोफेशन, अगर कोई नया बिजनेस सेटअप किए हो तो तुम्हें लग रहा है कि इस साल 2.5 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो उस केस में भी तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा रेवेन्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना मेंटेन करना पड़ेगा इन केस ऑफ प्रोफेशन। कौन से प्रोफेशन वाले? ये स्पेसिफाइड कुछ लोग हैं, इनको करना पड़ेगा। कौन कौन है? कोई भी लीगल एडवोकेट है, मेडिकल प्रोफेशन वाले, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई अकाउंटेंसी प्रोफेशन में टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डिजाइनर है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, फिल्म आर्टिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है। बेसिकली कोई भी स्किल एंड टैलेंट वाले हैं, स्किल एंड टैलेंट, तो उन लोगों को, स्किल एंड टैलेंट वाले लोगों के लिए 2.5 लाख का लिमिट है। उससे ऊपर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्स देना नहीं है, टैक्स का लिमिट तो अलग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब हिसाब किताब, किससे पैसा आया, किसको पैसा गया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने ऑफिस में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ, नहीं करेंगे तो सर, नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टी लग जाएगा, नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टी लग जाएगा। वो भी आ रहा है, धीरे धीरे बताऊंगा कितना फाइन लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा, वो भी हम इसकी आज ही के क्लास में पढ़ेंगे। देखो, बिजनेस वाले के लिए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या बिजनेस, मतलब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जो है वो स्किल एंड टैलेंट वाले, उनके लिए रूल है, और बाकी बिजनेस या नॉन स्पेसिफाइड वालों के लिए ये रूल है। क्या रूल है? इनकम जिनका 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रेट 25 लाख रुपए से ज्यादा है पिछले किसी भी 3 साल में, देन मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बोलता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? आओ पढ़ते हैं। प्रिजम्पटिव नाम से मतलब है कि हम प्रिज्यूम कर लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे मतलब तुम्हें बिना चेक किए हम मान लेंगे कि तुम्हारा इनकम कितना है। ऐसे कब होता है? ये नॉर्मली छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। देखो, अब तुम खुद सोच कर देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ का पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें
बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस या खुद का प्रोफेशन चला रहे हैं। अब डिपार्टमेंट हर एक आदमी के घर में जाकर तो उसे नहीं बोलेगा ना कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, तुम अपना रिटर्न फाइलिंग करो, तुम ये करो, वो करो। ये सब तो हो नहीं पाएगा पॉसिबल। तुम सोचो तुम्हारे घर के आसपास जो चाय वाला है, समोसा वाला है, इडली वाला है, या कोई बार्बर है, क्या कोई टेलर है, कोई भी, क्या ये लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? नहीं करते। तो क्या करें? क्या इनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो पाएगा? क्या ये एक अकाउंटेंट को अफोर्ड कर सकते हैं? लोकल किराना वाला, क्या ये एक अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकता है? क्या ये एक सिस्टम बैठाकर टैली में एंट्री कर सकता है, छोटा सा किराना दुकान वाला? पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया जैसे कंट्री में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। डिपार्टमेंट अगर ये करने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट क्या किया, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लाया। ये छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन मतलब जिनका टर्नओवर एक लिमिट से कम है, वो लिमिट मैं बताऊंगा तुम्हें। एक लिमिट से कम टर्नओवर वालों को गवर्नमेंट बोला कि तुम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, बस तुम हमें अपना टर्नओवर बता दो। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा टर्नओवर मान लो 50 लाख रुपए है, ठीक है। मैं एक किराना दुकान चलाता हूं और साल में मैं 50 लाख रुपए का माल बेचता हूं। तो अब इसके लिए मैं अकाउंटेंट तो अफोर्ड कर नहीं सकता। तो ये 50 लाख का हिसाब किताब के लिए गवर्नमेंट मुझे क्या बोला, तुम कुछ भी मेंटेन मत करो, तुम एक काम करो, तुम्हारा टर्नओवर बहुत कम है, 50 लाख रुपए है सिर्फ, तुम सिर्फ एक रजिस्टर बना लो जिसमें तुम अपना सेल्स लिख लेना। मैं बोला ओके, मैं सेल्स लिख लूंगा। मैं साल भर में सेल्स निकाल दिया 50 लाख रुपए। गवर्नमेंट बोला एक काम करते हैं, हम एक तो फिक्स परसेंटेज कर लेते हैं कि ये जो टर्नओवर है इसका फिक्स 6% इनकम दिखा दो या 8% इनकम दिखा दो। दो रूल है, 6 और 8। मान लो 8% का इनकम तुम हमें बता दो कि ये 50 लाख रुपए के ऊपर तुमने 8% से ज्यादा कमाया। अगर तुम बोलते हो कि मैं 8% से ज्यादा कमाया हूं और उसके अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उस पर जो भी थोड़ा मोड़ा टैक्स आता है अगर चुपचाप से तुम पे करके नक्की कर देते हो, तब तो फिर हम तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या किया, टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज कर दिया कि उतना रुपए प्रॉफिट दिखा दो, हम मान लेंगे कि तुम्हारा ओके है, तुम कोई घपला नहीं कर रहे। समझ रहे हो? तो इनके लिए एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लाया गया, उसमें ये सारे रूल्स दिए गए। आओ पढ़ते। If a person opts out of presumptive taxation scheme and claims income lower than presumptive income prescribed under respective section and income exceeds the basic exemption limit, the books of account must be maintained as per section 44A। अगर कोई presumptive taxation में नहीं जाना चाहता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, जो हम अभी ऊपर पढ़े सेक्शन 44AA के अंदर में। लेकिन नॉर्मली अगर तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हो तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम हम पढ़ेंगे। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बताओ, हमें इंटरेस्टिंग लगा, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, शांति रखो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम भी समझाऊंगा, किस प्रकार से वो एप्लीकेबल होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो, नेचर ऑफ बुक्स टू बी मेंटेन। क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा? पहला तो कैश बुक बनाओगे, जर्नल एंट्री मारोगे, लेजर बनाओगे सबका, कार्बन कॉपी रखोगे बिल का, जो भी 25 रुपए से ऊपर का बिल है, ओरिजिनल बिल फॉर कोई अगर कोई खर्चा हुआ है तो एक्सपेंडिचर का बिल रखोगे, अगर 50 रुपए से ऊपर का एक्सपेंडिचर है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, दुकान में कितना सामान है, ये सब तुम्हें एक रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ेगा। तो इतना कुछ क्या कर पाओगे? क्या इतना कुछ एक छोटा सा बिजनेसमैन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट बोला हम तुम्हारे लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले आते हैं, जिसमें तुम्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। तुम एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर हमें टैक्स दे दो, बात खत्म। अगर तुम उतना कर लेते हो तो तुम्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, मेरे बिजनेस में तो 8% का प्रॉफिट नहीं है, मैं तो 2% का धंधा करता हूं, तो उस केस में तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेशन बनाकर दिखाना पड़ेगा कि तुम सच में 2% कमा। लेकिन अगर तुम 8% दिखा देते हो, बोल देते हो कि नहीं मैं 8% कमा रहा हूं, तो फिर बात खत्म। उसके बाद तुम्हें डिपार्टमेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं करे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये सिर्फ छोटे बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, प्लेस एंड पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, कितना दिन के लिए मेंटेन करोगे और कहां पर मेंटेन करोगे? मस्ट बी मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो तुम्हारा बिजनेस है, जो ऑफिस है वहीं पर होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट। नानी घर में, मामा घर में, चाचा घर में, चाची घर में नहीं चलेगा। जहां बिजनेस का मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है वहीं पर करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा 6 साल के लिए तुम्हें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स पुराना 6 साल तक का तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। उससे पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन 6 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करके अपने पास पर रखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगा और 25,000 रुपए का पेनल्टी लगा सकता है। असेसिंग ऑफिसर तुम्हारे ऊपर 25,000 रुपए पर ईयर है ये, ठीक है, पर ईयर। 6 साल का चाहिए, 1 साल के लिए 25,000 का पेनल्टी। तो अगर तुम पूरे 6 साल का मेंटेन नहीं किए हो तो सोच लो कितना, 1.5 लाख रुपए का पेनल्टी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कंपल्सरी ऑडिट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, सेक्शन 44 AB में जिनका ऑडिट होता है। ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे कमाई का जरिया है ऑडिट। जब कोई, किसी का टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा होता है, टर्नओवर का लिमिट स्पेसिफाइड है, अगर उस लिमिट से ज्यादा टर्नओवर होता है तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट कराने का मतलब वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लेकर आएंगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं हर रोज ये काम करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है। वो लोग अपना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास लेकर आते हैं। मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता हूं और मैं सर्टिफाई करता हूं। सर्टिफाई करने का मतलब मैं स्टाम्प मार के अपना सिग्नेचर मारता हूं। जब मैं ये कर देता हूं, इसका मतलब है एक सीए का साइन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर सिग्नेचर मार दिया, इसका मतलब कोई छोटा मोटा ऑफिसर, छोटा मोटा तो क्या, अच्छे से अच्छे रैंक का ऑफिसर भी उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि ये गलत है, कि ये फ्रॉड है, ये फेक है। उसको पूरा प्रॉपर इंक्वायरी बैठाना पड़ेगा, उसको पूरा एक लीगल प्रोसीजर है जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे एरा गैरा एक्शन नहीं ले सकता। मतलब पूरा वो मिनिस्टर लेवल का आदमी ही, मिनिस्टर लेवल मतलब हायर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये जो नॉर्मल ऑफिस में बैठते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में, ये सब तुम्हारे ये होते हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईटीओ वगैरह होते हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बहुत हाई रैंक होता है, वो रैंक के ऑफिसर लोग ही ये काम को कर सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आना पड़ता है, और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर्टिफाई कर देता है तो उसको बोला जाता है ऑडिट, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स, कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा। मतलब कंपलसरी उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लेकर आना पड़ेगा और वो ऑडिट करेगा। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत हेवी फीस मिलता है। हेवी फीस मतलब कोई छोटा मोटा क्लाइंट है तो 30, 40, 50 हजार रुपए दे देता है एक ठो ऑडिट करने का। तो ऐसे हम हजारों, सौ हजार तो नहीं, 100 ऑडिट्स कर लेते हैं। तो ऐसे तरीके से ये एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ऑडिट वाला, ठीक है। देखो, मीनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट, इसको हम टैक्स ऑडिट बोलते हैं सेक्शन 44 AB के अंदर। टैक्स ऑडिट इज द एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कौन कर सकता है? सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, चाहे उसका कितना भी नॉलेज हो। अगर तुम प्रधानमंत्री भी चाहे तो नहीं कर सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। जब तक एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता, जब तक वो सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले लेता, तब तक वो ये काम को नहीं कर पाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। चाहे इंडिया का प्रधानमंत्री अगर करना चाहूं बोलेगा तो भी नहीं होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट। इट एंश्योर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड करेक्ट इनकम रिपोर्टिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु इज रिक्वायर्ड टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड? किसको ऑडिट करवाना पड़ेगा? जिसका टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में। अभी इसका लिमिट को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है, लेकिन नॉर्मली तुम अभी जो ईयर का तुम पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर जिसका 1 करोड़ से ज्यादा है। नॉर्मल गवर्नमेंट बोलता है 1 करोड़ से कम टर्नओवर वाले को हम छोटे बिजनेसमैन मानते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले को हम बड़े बिजनेसमैन मानते हैं। तो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और प्रोफेशन के केस में जिसका 50 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन मतलब जो सर्विस सेक्टर में है उनका 50 लाख है, और जो गुड्स ट्रेडिंग के सेक्टर में है उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए। दो लिमिट दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर है तो ऑडिट ही करवाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मेरा टर्नओवर अगर कम है, अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, मान लो 80 लाख है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑडिट करवाऊं
या तो मैं नो ऑडिट करवाऊं, मतलब ऑडिट ना करवाऊं। दो ऑप्शन है। ऑडिट अगर मुझे ऑडिट नहीं करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8% ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। 8% ऑफ इनकम मतलब 80 लाख का 8% इंटू 8% मतलब 6,40,000 रुपए मुझे शो करना पड़ेगा कि मैं इतना प्रॉफिट कमाया हूं, अपने बिजनेस से 6,40,000 कमाया हूं। इस 6,40,000 मेरे टोटल इनकम पर ऐड हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स आएगा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे लिमिट मान लो 7 लाख का है। ठीक है, अच्छा मेरा मान लो अदर इनकम भी है, अदर सोर्सेज से इनकम हुआ है 2 लाख का, तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, 8,40,000, और इस 8,40,000 पर जो टैक्स आएगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो मिनिमम प्रॉफिट मुझे कितना शो करना पड़ेगा अपने बिजनेस से, 8%, या एक 6% वाला रूल भी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मानकर चलो 8%। अगर मुझे ऑडिट करवाना है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इनकम इतना ना शो हो, 6,40,000 में शो ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, ऑडिट करवा लूंगा। ऑडिट करवाने से मैं जितना चाहे उतना शो कर सकता हूं। मैं चाहूंगा तो 2% कर सकता हूं, 3, 4, 5, जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है वो मैं शो कर सकता हूं इन केस ऑफ ऑडिट। ऑडिट हो गया मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन लग गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन लग गया, इसका मतलब है कि तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर मान लो 2%, मैं बोलता हूं मेरा बिजनेस में 2% का मार्जिन है, तो गवर्नमेंट बोलता है तुम ऑडिट करवा लो, हम मान लेंगे। तो ये 80 लाख का 2%, तो कितना हो गया, 1,60,000। तो मैं दिखाऊंगा 1,60,000 मेरा प्रॉफिट है। बात समझ में आया? अगर मुझे 8% से कम प्रॉफिट दिखाना है तो मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा। 8% या उससे ज्यादा दिखाना है तो मैं नॉन ऑडिट के केस में जा सकता हूं, डायरेक्टली मैं अपना प्रॉफिट दिखा दूंगा, काम खत्म। अच्छा, इस केस में मुझे नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 8% दिखाकर काम खत्म। लेकिन ऑडिट वाले केस में मुझे 6 इयर्स तक अपना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये किनके लिए है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है। 1 करोड़ से ऊपर वालों के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर वाले हमेशा ऑडिट ही करवाएंगे, उनके पास नॉन ऑडिट का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 1 करोड़ से कम वालों के पास ऑप्शन है कि वो ऑडिट से बच सकते हैं, अगर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। वो अगर एक छोटे बिजनेसमैन हैं तो वो डायरेक्टली 8% या 6%। अच्छा, 8 कब लगेगा, 6 कब लगेगा? अगर तुम्हारा कैश में बिजनेस होता है तो 8%, और अगर तुम्हारा पैसा बैंक अकाउंट में आता है, सेल्स का पैसा अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है तो 6%। समझ में आया? अगर तुम्हारा व्यापार कैश का है तो कैश के ऊपर 8% लगता है, अगर बैंक से होता है तो 6% लगता है। क्लियर है? तो 8% या 6%, 1 करोड़ से नीचे वालों के लिए नॉन ऑडिट केस, 1 करोड़ से ऊपर वाले हमेशा मैंडेटरी ऑडिट, 1 करोड़ से नीचे वाले ऑडिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, प्रॉफिट कम दिखाने के लिए, 6%, 8% से कम दिखाने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, प्रोफेशन एडीए का, डिक्लेयर्स इनकम लेस देन 50%, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशन में अगर 50% से कम दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे बिजनेस में 6%, 8% का रूल है, प्रोफेशन में 50% का रूल है। ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब करवाना पड़ेगा, 30 सितंबर होता है। मतलब अभी जैसे मान लो 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ऑडिट का ड्यू डेट कब होगा, 30 सितंबर 2025, मतलब साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 मंथ, 30 सितंबर 2025 से पहले ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर तुम ऑडिट नहीं करवाते हो, अगर इस टाइम पीरियड में तुम ऑडिट नहीं करवा पाते हो तो तुम्हारे ऊपर फाइन पेनल्टी लगेगा। ऑडिट के लिए 2 फॉर्म दिए गए हैं, 3CA 3CD और 3CB 3CD। 3CA 3CD जो होता है वो कंपनीज के लिए होता है, और कंपनीज को छोड़कर इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, इन सभी के लिए होता है 3CB 3CD। 3CA 3CD सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए, और बाकी सभी के लिए 3CB 3CD। क्लियर है बात? 2 ठो फॉर्म है, एक कंपनी का अलग है, बाकियों का अलग है। लास्ट, अगर ऑडिट नहीं करवा पाते हो टाइमली तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। मान लो मेरा टर्नओवर था 2 करोड़ रुपए, 2 CR का टर्नओवर था, अगर मैं ऑडिट नहीं करवा पाया तो मेरे ऊपर फाइन कितना आएगा, 0.5% ऑफ 2 CR, कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज, और 1,50,000, विच एवर इज लोअर, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख रुपए का मुझे फाइन पे करना पड़ेगा अगर मैं टाइमली ऑडिट नहीं करवाता हूं तो।
तो मुझे अपना टाइम ऑडिट है 30 सितंबर, उससे पहले ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर मैं ऑडिट करवा लेता हूं तो मुझे ये फाइन नहीं लगेगा, अदरवाइज मेरा टर्नओवर का आधा % या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर मुझे फाइन पे करना पड़ेगा। एक्सेप्शन, नो पेनल्टी इफ, अगर कोई रीजनेबल रीजन है जिसके वजह से ऑडिट नहीं करवा पाए तो फिर उस केस में एग्जाम्पशन मिल जाता है, फाइन नहीं लगता। जैसे तुम्हारे एरिया में कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, या लैंडस्लाइड हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, या कोई इलनेस हो गया ऑडिटर का, सीरियस इलनेस, तो ये सभी केसेस में एग्जाम्पशन मिल जाता है। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक लेते हैं ऑडिट या नो ऑडिट का केस में। एक प्रोफेशन है, डॉक्टर है, उसका अर्निंग 60 लैक्स है, ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा? मैंडेटरी ऑडिट लगेगा। प्रोफेशन के केस में 50 लैक्स का लिमिट था और बिजनेस के केस में 1 करोड़ का लिमिट था। इनसे ऊपर वालों को तो हमेशा ऑडिट लगता है, तो यहाँ पर इसको डॉक्टर को तो हमेशा ऑडिट लगेगा अगर उसका इनकम 60 लाख से ज्यादा है तो। अ ट्रेडर अंडर 44 एडी 2 करोड़ टर्नओवर, 2 करोड़ का टर्नओवर है बट सोर्स प्रॉफिट लेस देन 6% नीड्स ऑडिट। यस, 1 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ से ऊपर तो प्रॉफिट तुम कितना भी दिखाओ तो तुम्हारा ऑडिट तो लगेगा ही लगेगा। एक 1 सीआर और 50 लैक्स, 1 सीआर बिजनेस वालों के लिए, 50 लाख प्रोफेशन वालों के लिए, इससे ऊपर तो हमेशा ऑडिट लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इससे नीचे वालों के पास दो ऑप्शन है, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और दूसरा ऑडिट। ऑडिट करवाओगे तो टर्न तुम्हारा इनकम का परसेंटेज कम दिखा सकते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में प्रोफेशन वाले को 50% दिखाना पड़ेगा, बिजनेस वालों को 8% एंड 6%, दो नियम है। 8% कैश बिजनेस करने वाले को, 6% बैंक अकाउंट के थ्रू बिजनेस करने वाले को। तो ये रूल के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो काम हो जाए। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज का क्लास। चलो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 3 क्लासेस में हम पीजीबीपी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।